तो दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय आईएएस। आज के इस वीडियो में हम संविधान के टॉप 30 क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो अगर आप अभी तक विद्यालय आईएएस से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज का हमारा फर्स्ट है, संविधान, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि कहाँ उल्लेख है। ये आया था आईएएस यानी यूपीएससी 2014 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो कहाँ पे अभिवृद्धि है? ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों तथा मौलिक कर्तव्यों दोनों का एक भाग है? नीति निर्देशक तत्वों तथा मौलिक कर्तव्यों, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि पर्यावरण का संरक्षण और अभिभावक को शिक्षा का अवसर दिलवाएं। ठीक है, ये दोनों ही आपको सिमिलर लगेंगे, जो नीति निर्देशक तत्वों में भी है और मौलिक कर्तव्य में भी 2002 में जोड़ा गया था। पर दोनों में अगर सबसे उपयुक्त आंसर हम लेना चाहें तो यहाँ पे आ जाएगा पर्यावरण का संरक्षण। ठीक है, क्योंकि जैसे नीति निर्देशक तत्वों में बच्चों को शिक्षा का अवसर दिलाने का प्रयास किया गया है राज्य के द्वारा, राज्य दिलाए। ठीक है, लेकिन जो मौलिक कर्तव्य हैं उसमें अभिभावकों को ये कर्तव्य बताए गए हैं कि उन्हें 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा अवश्य रूप से दिलानी चाहिए। लेकिन पर्यावरण का संरक्षण दोनों में कॉमन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया? ग्राम पंचायतों का गठन, गोवध निषेध, मुफ्त कानूनी सलाह, समान नागरिक संहिता। नीति निर्देशक तत्वों में बाद में जोड़ा गया था ग्राम पंचायतों का गठन। ठीक है, ग्राम पंचायतों का गठन। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांतों का उल्लेख क्या है कि राज्य को कुछ ऐसे कर्तव्य बताए जाएं जिससे वो क्या कर सके, कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके। ठीक है, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना बिल्कुल है। सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, बिल्कुल। आर्थिक न्याय की बात राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में ही कही गई है। साथ ही साथ धन के संकेंद्रण का क्या कहा गया है, निषेध भी कहा गया है। ठीक है, धन के संकेंद्रण का मतलब आप अधिक संख्या में धन को संग्रहित नहीं कर सकते हैं। एक धार्मिक राज्य की स्थापना, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना। तो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना है, धार्मिक राज्य की स्थापना नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। एक मिनट, यहाँ पे अलग अलग है क्या? पॉइंट अलग अलग है। निम्नलिखित में से किस व्यवस्था अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन कहा जाता है? एक मिनट, पूछा यहाँ पे अविनाशी राज्यों, इसको हटा देना है ना, ये नहीं है। अविनाशी राज्य का अविनाशी संगठन, तो ये क्या है? जो एकात्मक होते हैं ये क्या होते हैं? विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन होता है। जो फेडरल होते हैं मतलब परिसंघात्मक होता है, वो क्या होता है? अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन। ठीक है, दोनों में थोड़ा बहुत अंतर है। एक में एकात्मक की अगर हम यूनिटरी की बात कर रहे हैं, यूनियन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे? राज्य विनाश भले हो जाए लेकिन संगठन बना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आता है वर्ड विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन। और परिसंघात्मक या फेडरल में क्या होता है? वहाँ पे क्या होते हैं? राज्यों का अस्तित्व बने रहे भले संगठन विनाशी हो जाए। तो जो यहाँ पे ये अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन शब्द आता है, वहाँ पे संघात्मक व्यवस्था सामने आती है। और अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन, अभी मैंने कहा अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन। ठीक है, राज्यों का अस्तित्व बने रहे, राज्य अविनाशी बने रहे लेकिन संगठन का विनाश हो सके। ठीक है, तो ये आता है किसमें? फेडरल में। परिसंघात्मक व्यवस्था में ये क्वालिटी देखी जाती है कि राज्यों का अस्तित्व हर कंडीशन में बने रहता है, संघ भले विनाशी हो जाए। संगठन मतलब सबको मिलाने के बाद बना हुआ एक देश। ठीक है, जैसे कि अगर हम ब्रिटेन का एक एग्जाम्पल लें तो ब्रिटेन क्या है? एक यूनियन है। ठीक है, यूनिटरी है। तो उसमें क्या होता है? राज्य भले विनाशी हो जाएं लेकिन संगठन अविनाशी बना रहता है। और जैसे हम अमेरिका को लें तो अमेरिका क्या बना है? छोटे छोटे राज्यों से मिलकर बना हुआ एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। ठीक है, जिसमें वो क्या है? फेडरल क्वालिटी रखता है अपने पास।
कि राज्य हमेशा बने रहेंगे, राज्यों का अस्तित्व हमेशा बना रहेगा, भले संघ विनाशी हो जाए। फिर भारत के शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा है? सामूहिक उत्तरदायित्व, न्यायिक समीक्षा, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, वास्तविक एवं नाम मात्र की कार्यपालिका। यहाँ पे सामूहिक उत्तरदायित्व अगर हम देखें, सामूहिक उत्तरदायित्व, ठीक है, तो ये दोनों का कॉमन क्वालिटी है, अंतर का हमको पॉइंट ढूंढना है। न्यायिक समीक्षा ये हमने लिया है अमेरिका से, यूएसए से, ठीक है, यूएसए से लिया हुआ है, अमेरिका से। द्विसदनात्मक व्यवस्था हमारी और ब्रिटेन में दोनों में है द्विसदनात्मक व्यवस्था, और वास्तविक और नाम मात्र की कार्यपालिका भी दोनों में पाई जाती है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला है वह राजनीतिक प्रणाली जिसमें प्रांतों या कार्यकारी इकाइयों का निर्माण संघ की इच्छा पर निर्भर होता है कहलाती है। क्या है? राजनीतिक प्रणाली जिसमें प्रांतों या कार्यकारी इकाइयों का निर्माण संघ की इच्छा पर निर्भर रखे, वो एकात्मक कहलाता है, ठीक है, एकात्मक। भारत के सम प्रतीक के नीचे उत्कीर्ण भारत की राष्ट्रीय आदोशक्ति, मतलब क्या, हाँ, कोट, ठीक है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद। अथर्ववेद के 3 उपनिषद माने गए हैं, प्रश्नोपनिषद, मुंडक उपनिषद और मांडुक्य उपनिषद, ठीक है। इसमें मुंडक उपनिषद से क्या लिया गया है? सत्यमेव जयते लिया गया मुंडकोपनिषद से। कहीं पे आपको ये मुंडक उपनिषद न लिखे, मुंडकोपनिषद भी देख सकता है। अगला है शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर का चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के सामान्य वर्ष की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक का तदनुरूप है? मतलब किस एक में है? जैसे ये बोल रहा है कि चैत्र, हालांकि देखिए जो हिंदू कैलेंडर होता है, जो चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ वाला कैलेंडर होता है, उसमें क्या देखा गया है कि कई बार एक महीने 2 बार आते हैं। जैसे कि 2026 में क्या होने, 2026 में 2 बार एक महीना पड़ेगा, तो इस लावन जिसे हम कहते हैं लावन पड़ता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में केस अलग हो जाता है, लेकिन नॉर्मली जो चैत्र का फर्स्ट डे रहता है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर का 22 मार्च रहता है, ठीक है, 22 मार्च या 21 मार्च। यदि भारत के एक नए संघ का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधित किया जाएगा? किस एक को किया जाएगा? तो हमारी पहली ही अनुसूची कहती है राज्यों का गठन, ठीक है, राज्यों का गठन। तो अनुसूची में पहली अनुसूची को संशोधित किया जाएगा। अगर अनुच्छेद बोलता तो अनुच्छेद 3, ठीक है, 3 में क्या है? अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का गठन। निम्नलिखित अधिकारों पर विचार कीजिए। मंत्रिमंडल सचिव, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, संघीय मंत्रिमंडल सदस्य, भारत के मुख्य न्यायाधीश। इनका सही अनुक्रम देखना है। तो अनुक्रम क्या है इनका? मंत्रिमंडल सचिव, देखिए सबसे पहले इनमें आ जाएंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, फिर आएंगे संघीय मंत्रिमंडल सचिव। संघीय मंत्रिमंडल सचिव मतलब जिसे हम कैबिनेट भी कहते हैं, सदस्य, संघीय मंत्रिमंडल सदस्य मतलब केंद्र के जो मंत्रिमंडल के जो भी सदस्य होंगे मंत्रिमंडल के, वो सभी आ जाएंगे जिन्हें हम कैबिनेट मंत्री के तौर पर नॉर्मली जानते हैं। फिर आएंगे मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो पूरे भारत के, ठीक है, फिर आएंगे मंत्रिमंडलीय सचिव। तो क्रम रहेगा 4 3 2 1। निम्न युग्मों पर कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? 9वीं अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, सही। तीसरी अनुसूची शपथ एवं प्रतिज्ञान का प्रारूप, 8वीं अनुसूची भाषाएं, 10वीं अनुसूची दल बदल परिवर्तन के आधार पर। तो 9वीं अनुसूची क्या बोलते हैं? 9वीं अनुसूची भूमि सुधार कानून या ऐसे कानूनों को उसमें शामिल किया गया है 9वीं अनुसूची में जिनमें न्यायिक समीक्षा की संभावना नहीं है, ठीक है, मतलब जो भी कानून 9वीं अनुसूची में हो उनमें किसी प्रकार से न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकते, इसलिए भूमि सुधार कानून को 9वीं अनुसूची में डाला गया है। सतर्कता के क्षेत्र में केंद्रीय एजेंसी को सलाह एवं मार्गदर्शन देने हेतु केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो किसकी अध्यक्षता वाली समिति पर स्थापित की गई थी? के संथानम कमेटी, ठीक है, के संथानम कमेटी सतर्कता के लिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, एसटी आयोग, ठीक है, एसटी आयोग, एससी आयोग, अब ओबीसी आयोग है तो आर्टिकल क्या है इसमें?
आर्टिकल है 338। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त नहीं हो सकता है? कौन राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त नहीं हो सकता है? ठीक है, तो जो विधानमंडल के सदस्य होते हैं इन्हें सूचना आयुक्त या जैसे आरटी एक्ट के माध्यम से राइट टू आरटीआई एक्ट के मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के माध्यम में इन्हें जो भी पॉलिटिकल पावर वाले व्यक्ति रहते हैं इनको क्या किया गया है, मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त या किसी भी सदस्य पद से इनको परे रखा गया है। ठीक है, भारत की नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वेतन एवं सेवा शर्तों को कहाँ विनिर्दिष्ट किया गया है? तो ये किसकी बात हो रही है? सीजीआई की बात हो रही है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। प्रथम अनुसूची भारत का संविधान, द्वितीय अनुसूची भारत का संविधान, तृतीय अनुसूची भारत का संविधान, चौथी अनुसूची भारत का संविधान। कहाँ पे किया गया है इन्हें? शपथ एवं प्रतिज्ञान। फिर चौथी अनुसूची क्या बोलती है? राज्यसभा सीटों का आवंटन। देखिए पहली अनुसूची में क्या आता है? राज्यों का गठन। दूसरी अनुसूची में आता है वेतन एवं भत्ते। ठीक है, वेतन एवं भत्ते। तीसरी अनुसूची में आता है शपथ एवं प्रतिज्ञान। चौथी अनुसूची में आता है राज्यसभा सीटों का आवंटन। तो इसे किया गया है दूसरी अनुसूची में। ठीक है, वेतन एवं भत्ते में। अगला है नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? उपाध्यक्ष की नियुक्ति नीति आयोग के अध्यक्ष हमको याद रखना है, ये पदेन सदस्य होते हैं। अगर हम अध्यक्ष पद की बात करें, अध्यक्ष पद की, तो ये एक पदेन इसके क्या होते हैं? प्रधानमंत्री ही इसके अध्यक्ष होते हैं। हर कंडीशन में जो भी प्रधानमंत्री होंगे वो नीति आयोग के भी अध्यक्ष होंगे। अब उपाध्यक्ष की बात हो रही है तो उपाध्यक्ष की नियुक्ति भी प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। निम्न में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? संवैधानिक संस्था नहीं है, देखिए राज्य वित्त आयोग, लोकसभा का सचिवालय, केंद्र का वित्त आयोग। तो जो वित्त आयोग है ये तो संविधान में है 280 आर्टिकल 280। ठीक है, और जो राज्य का वित्त आयोग है ये कौन से में है? 243 आई में। ठीक है, वित्त आई हम करके पढ़ते हैं। ठीक है, कौन क्या आई? वित्त आई करके। और लोकसभा का सचिवालय भी ये संविधान में उल्लेखित है। संविधान में जो उल्लेखित है वो संवैधानिक है, जो संविधान से परे किसी कानून के माध्यम से है वो संवैधानिक संस्था नहीं होती है। ठीक है, तो मानवाधिकार क्या है? मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1993 के माध्यम से ये गठित किया गया है, मानवाधिकार आयोग। अगला है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है? कौन बन सकता है? तो देखिए इस आयोग का अध्यक्ष बनने के लिए एक स्पेशल क्वालिटी है कि वो भारत के एक्स सीजीआई होने चाहिए। ठीक है, सीजीआई। भारत का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ही मानवाधिकार आयोग अधिनियम के अनुसार आयोग के अध्यक्ष बन सकते हैं। नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया। इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है। इसका गठन जनवरी 2015 में किया गया। यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है। तो देखिए इसका गठन पूर्णकालिक अध्यक्ष होते हैं। इसमें नीति आयोग में प्रधानमंत्री रहते हैं। इसका गठन जनवरी 2015 में किया गया। ये गलत है। केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्त का विभाजन निम्न में से किसी की संस्तुतियों के आधार पर किया जाता है? सबसे आसान क्वेश्चन, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ये मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है। ठीक है, अगला है संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको सौंपता है? तो किसको सौंपेगा अपना वार्षिक प्रतिवेदन? मोस्टली जितने भी आयोग रहते हैं ना, ये राष्ट्रपति को ही अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपते हैं। सामान्य रूप से भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। राज्यों की वित्तीय स्थिति निर्धारण करने के लिए, केंद्रीय सरकार की वित्तीय स्थिति निर्धारण करने के लिए, केंद्रीय सरकार के वित्तीय संसाधन निर्धारित करने के लिए, या केंद्रीय अनुसंधान और राज्य के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए। सबसे उपयुक्त और सबसे अच्छा आंसर इसमें केंद्रीय अनुसंधान और राज्यों के राजस्व में, राज्यों का मतलब संघ के राजस्व में जो राज्यों का अंश होगा उसको निर्धारित करने के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है। अगला है राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति हेतु गठित समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो कौन करते हैं राज्य मानवाधिकार आयोग हेतु नियुक्ति? गठित समिति।
नियुक्ति हेतु गठित समिति, ठीक है। जो राज्य मानव अधिकार आयोग होता है उन्हें उसकी नियुक्ति हेतु एक समिति गठित की जाती है जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करते हैं। हाँ, मुख्यमंत्री, जो भी वहाँ के स्टेट के मुख्यमंत्री होंगे वही करेंगे। निर्वाचन आयुक्त को कौन हटा सकता है? तो निर्वाचन आयुक्त को किसके द्वारा कौन हटा सकता है? निर्वाचन आयुक्त का गठन भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होता है, ठीक है। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति कभी भी हटा सकते हैं। भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिन अधिनियम से हुई थी वह कौन सा था? तो कौन सा था लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए गठित अधिनियम? लोक सेवा आयोग किस अधिनियम के माध्यम से गठित किया गया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है। जिसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के माध्यम से वित्त आयोग का गठन किया जाता है। वित्त आयोग का गठन कब कब किया जाता है? प्रत्येक 5वें वर्ष में। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी, ठीक है, 25 जनवरी को। अगला और आखिरी आंसर है, निम्नलिखित में से किसे एक दबाव समूह माना जा सकता है? दबाव समूह, लोकसभा के सदस्य, पंचायत के सदस्य, मंत्रिमंडल के सदस्य, मजदूर संघ के सदस्य। तो इसमें जो लेबर यूनियन रहते हैं, मजदूर संघ के सदस्य, उन्हें एक दबाव समूह माना गया है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ 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 लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और कमेंट बॉक्स में जो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, उसका आंसर आप ज़रूर लिख के भेजें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग और अपनी तैयारी जारी रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।